Hello dear students, I welcome you all on AEC Plus digital platform of advanced engineering classes. So estimation costing का हमने प्रीवियस क्लास में स्पेसिफिकेशन स्टार्ट किया था और स्पेसिफिकेशन के अंदर हमने अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कब अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन रनिंग मीटर में नापते हैं, कब स्क्वायर मीटर में, कब क्यूबिक मीटर में, और अदर क्या स्पेसिफिकेशन से लीड लिफ्ट क्या होता है, डेडमैन टेलटेल्स या बर्जीस क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम स्पेसिफिकेशन को कंटिन्यू करेंगे और अदर वर्क जैसे सीमेंट कंक्रीट वर्क, ब्रिक वर्क, ट्रैप्स क्या होता है, वॉश बेसिन कितने प्रकार के होते हैं, कहां लगाए जाते हैं, डीपीसी के क्या स्पेसिफिकेशन से उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स अभी टारगेट सीरीज में हमसे एसएससी जेईई अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और सर्विंग विजय सर और मैं कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर। वहीं पर साथ में अभी ऑन गोइंग 12 बजे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, देन 4 बजे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, 5:30 पर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड 6:30 PM पर अभी रेलवे इंजीनियरिंग चल रहा है। तो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, 2 हो चुके हैं, आगे ऑन गोइंग शेड्यूलिंग में है। तो लगभग 2 मंथ्स के अंदर सभी सब्जेक्ट्स आपके यहां पर यूट्यूब पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे कि जो भी हमारे पास आरसीसी वर्क होता है उसे हम किस में मेजर करते हैं। आरसीसी वर्क के बारे में हमने पढ़ा है इन जनरल, या सीमेंट कॉन्क्रीट वर्क। सीमेंट कॉन्क्रीट वर्क को हम किस में मेजर करते हैं? क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, आरसीसी वर्क है तो भी सीमेंट कॉन्क्रीट, तो भी क्यूबिक मीटर में। सीमेंट कॉन्क्रीट वर्क है पूछा जाए तो भी क्यूबिक मीटर। अगर ये पूछा जा रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोरिंग, ये किस में मेजर करेंगे? तो 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोरिंग का मतलब बच्चों होता है ग्राउंड फ्लोर, और अगर ग्राउंड फ्लोर को आप जानते हैं तो वो हम किस में मेजर करेंगे? स्क्वायर मीटर। मतलब अगर आपसे सीमेंट कॉन्क्रीट वर्क का मेजरमेंट पूछा है यूनिट तो क्यूबिक मीटर, आरसीसी वर्क पूछा है तो क्यूबिक मीटर, क्योंकि आरसीसी वर्क में मेनली हम सीमेंट कॉन्क्रीट का ही कैलकुलेशन करते हैं। रेनफोर्समेंट बाइंडिंग वायर चूंकि कुंटल में मेजर करना होता है तो उसे हम अलग से मेजर करते हैं। यहां पर अगर 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर सीसी फ्लोरिंग का पूछा जाए तो वो ग्राउंड फ्लोर के बारे में पूछ रहा है, और ग्राउंड फ्लोर जो होता है वो स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। अब यहां पर भी कंडीशन है, आरसीसी वर्क मेजर किस में करना है? क्यूबिक मीटर में। सीमेंट कॉन्क्रीट मेजर किस में करना है? क्यूबिक मीटर में। बट इसमें कंडीशन है, अगर जो डेप्थ है मेंबर की, अगर वो 15 सेंटीमीटर से कम है, किससे कम है? 15 सेंटीमीटर, और हम बोल सकते हैं 150 mm से कम है, तो ऐसी कंडीशन हमें स्लैब में देखने को मिलेगी। तो स्लैब का मेजरमेंट हम स्क्वायर मीटर में करेंगे। पर अगर मान लीजिए वो बीम की बात करता है, स्लैब की बात करता है जिसकी डेप्थ 15 से ज्यादा हो, कॉलम की बात करता है, फुटिंग की बात करता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? क्यूबिक मीटर। मतलब हमने एक चीज और अब समझी कि सीमेंट कॉन्क्रीट बोला तो क्यूबिक मीटर, आरसीसी बोला तो क्यूबिक मीटर, 2.5 सेंटीमीटर सीसी फ्लोरिंग बोला तो स्क्वायर मीटर, अगर ग्राउंड फ्लोर बोला तो स्क्वायर मीटर, अगर अदर फ्लोर्स बोला तो क्यूबिक मीटर, रूफिंग बोला तो क्यूबिक मीटर। बट आज हमने एक बात और सीखी कि अगर आरसीसी में वो डिटेल में जाके पूछता है, और अगर वो पूछता है कि स्लैब है जिसकी डेप्थ 15 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर से कम है या बराबर है, तो हम किस में मेजर करेंगे? तो स्क्वायर मीटर। उससे ज्यादा है या बीम, कॉलम, फुटिंग, उनकी डेप्थ जिन भी आरसीसी वर्क की डेप्थ जो है वो 15 से ज्यादा है, वो सब क्यूबिक मीटर में मेजर किए जाएंगे। नेक्स्ट हम समझते हैं, अब यहां पर एक और आता है फॉर्म वर्क किस में मेजर करते हैं। हमने पढ़ा है कि फॉर्म वर्क जो है वो हम स्क्वायर मीटर में करते हैं। सेंटरिंग एंड शटरिंग जो है वो हम किस में करते हैं? ये भी हमने पढ़ा है, उसको स्क्वायर मीटर में करते हैं। और जो स्केप फोल्डिंग होता है, जो मचान होती है, वो हम किस में करते हैं? वो हम क्यूबिक मीटर में करते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है। बट ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि जब हम आरसीसी वर्क करते हैं बीम में, स्लैब में, कॉलम में, तो हमें फॉर्म वर्क लगाने पड़ते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये हमारा बॉटम फॉर्म वर्क है, ये आपको दिख रहा है, ये हमारा साइड फॉर्म वर्क है। साइड में यहां पर कोने पर भी आएगा एंड में, तो वो हमारा एंड फॉर्म वर्क हो जाएगा। तो फॉर्म वर्क भी होते हैं, साइड में भी लगते हैं,
एंड में भी लगते हैं, बॉटम में भी लगते हैं, मतलब सॉफ्ट फॉर्म वर्क भी होते हैं, साइड में होते हैं, सॉफ्ट में होते हैं और एंड में होते हैं। टॉप से ओपन होता है ताकि टॉप से हम कॉन्क्रीटिंग करते हैं। फॉर्म वर्क का पर्पस क्या है? पहले हम सेंटरिंग शटरिंग की मदद से फॉर्म वर्क को सेट करेंगे और फिर उसमें कॉन्क्रीटिंग करेंगे, तब जाकर वो कुछ टाइम के अंदर अपना शेप ले पाएगा। जब वो थोड़ा बहुत शेप ले पाएगा तो हम कुछ फॉर्म वर्क जो है वहां से हटा सकते हैं। तो वो उसका रिमूवल पीरियड क्या है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको समझते हैं। ध्यान रखिएगा, टेबल मैंने आपको यहां दे दी है। अगर बीम, स्लैब, कॉलम का साइड फॉर्म वर्क की बात की जाए, कॉलम में तो मेन साइड में ही आएंगे फॉर्म वर्क, ठीक है, बॉटम में तो आएगा नहीं, मेन साइड में ही आएगा कॉलम में, ऊपर से आपका ओपन रहेगा। तो कॉलम में तो 24 टू 48 आवर्स, मतलब 1 से 2 दिन में फॉर्म वर्क हटा देना है। और जो बीम है, स्लेब है, यहां पर बॉटम में भी फॉर्म वर्क आएगा और साइड में भी आएगा। तो जो साइड वाले हैं वो आपको 1 से 2 दिन यानी 24 से 48 घंटे में हटा देना है, ठीक है। और कॉलम में तो सिर्फ साइड में ही होते हैं। अब किनके बच गए? जो हमारे पास बीम है, स्लेब है, आर्चे से, उसका साइड का तो हटा दिया, बट बॉटम वाला बचा है। अब उसके लिए क्या नियम है वो समझते हैं। तो अगर मान लीजिए स्लैब है और उसका जो स्पान है वो 4.5 मीटर तक है, तो जो बॉटम वाला फॉर्म वर्क है वो 7 दिन बाद हटाया जाए। अगर स्लैब जो है उसकी जो लंबाई है, लार्जर डायमेंशन, वो 4.5 से ज्यादा है, तो हम 14 दिन बाद फॉर्म वर्क को हटाएंगे, 14 डेज बाद। वहीं पर अगर हम बीम की बात करें, आर्चेस की बात करें, जिसका स्पान 6 मीटर तक है, तो हम 14 डेज बाद फॉर्म वर्क हटाएंगे, बॉटम वाला। वहीं पर अगर कोई हमारे पास बीम है, आर्चेस है, जिसका स्पान 6 से 9 मीटर तक है, तो 21 डेज, और 9 मीटर से भी ज्यादा है तो 28 दिन बाद फॉर्म वर्क हटाया जाएगा। मतलब चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। साइड वाला फॉर्म वर्क जिसमें भी होगा हम 1 से 2 दिन यानी 24 से 48 घंटे में हटा देंगे। और सिर्फ कॉलम का पूछे तो कॉलम में तो खाली साइड में ही लगता है, तो भी हमारा आंसर होगा 24 टू 48 आवर्स। अगर स्लैब की बात करें, 4.5 मीटर तक स्पान है तो 7 दिन, 4.5 से ज्यादा है तो 14 दिन। बीम है या आर्चे से बॉटम का फॉर्म वर्क की बात है और जो स्पान है वो 6 मीटर तक है, तो हम 14 डेज। अगर 6 से 9 है तो 21 डेज, और अगर उससे भी ज्यादा है तो फिर 28 डेज। 9 मीटर से भी ज्यादा है तो 28 डेज। ये ध्यान रखना। रिमूवल ऑफ जो पीरियड होता है, जो टाइम पीरियड होता है, इसको स्ट्राइकिंग टाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्राइकिंग टाइम या स्ट्राइकिंग पीरियड भी कहा जाता है। स्ट्राइकिंग टाइम या फिर इसको स्ट्राइकिंग पीरियड भी कहा जाता है। आई होप आपको यहां तक ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अगला है रूल्स फॉर डिडक्शन इन सीमेंट कॉन्क्रीट वर्क। पहला नियम है, अगर आपका जो भी बीम वगैरह है या स्लैब है उसमें कोई भी जॉइस्ट आ रहा है या जैसे पर्लिन आ रहा है, ट्रसेस आ रहे हैं, जिनका एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर तक है, बीम में, स्लैब में, कॉलम में, दूसरा अदर कोई स्ट्रक्चर आ रहा है जिसका एरिया जो उसमें इंटरसेक्ट कर रहा है वो 0.5 तक है, तो कोई डिडक्शन नहीं करना है। दूसरा नियम, अगर हम कोई भी वहां पे ओपनिंग है, आरसीसी वर्क में या सीमेंट कंक्रीट में कोई ओपनिंग है और ओपनिंग का एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर तक है, तो कोई रिडक्शन नहीं करना। इसके बाद अगर इससे ज्यादा होता है तो करना है। नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए हमारे पास वॉल्यूम ऑफ रेनफोर्सिंग बार, मतलब कि जैसे हमारे पास कोई सीमेंट कंक्रीट वर्क है, उसमें कोई पाइप आ रहा है, जैसे ये आपको दिख रहा है यहां पर ये आरसीसी वर्क है और इसमें हमने यहां पर एक पाइप दे रखा है। तो अगर पाइप जो है उसका एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर तक है, पाइप का एरिया कितना है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर तक, तो कोई रिडक्शन नहीं करेंगे। पाइप का एरिया किसी भी कॉलम में या बीम में या स्लैब में कोई पाइप हमने दिया और उसका एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा है, तो हम रिडक्शन करेंगे। जैसे प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर हम डक्ट डालते हैं, पाइप डालते हैं फॉर टेंडन वायर, तो वो जो डक्ट है अगर उसका एरिया 25 से ज्यादा होगा तो हम रिडक्शन करेंगे ओवरऑल वॉल्यूम में, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। और वहीं पर हमने ये भी पढ़ा था कि आरसीसी वर्क के अंदर जो रेनफोर्सिंग बार का वॉल्यूम होता है उसके लिए कोई रिडक्शन नहीं करना है। मतलब जितना आपका आरसीसी वर्क का वॉल्यूम है वही सीमेंट कंक्रीट का वॉल्यूम माना जाएगा।
क्लियर है? तो ये 4 नियम है। पहला क्या है, कोई भी अदर स्ट्रक्चर आता है जिसका एरिया 0.5 तक, कोई रिडक्शन नहीं करना है। अगर कोई भी ओपनिंग है 0.1 तक तो नहीं करना है। देन अगर रेनफोर्समेंट वायर है उसके लिए कोई रिडक्शन नहीं करेंगे, और पाइप अगर उसमें है और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर तक एरिया है तो कोई रिडक्शन नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क के बारे में समझते हैं। तो देखिए, ब्रिक वर्क में सबसे पहली बात, जो भी ब्रिक है उनकी आपने मोल्डिंग सुनी होगी। जब भी जो ब्रिक्स हम यूज करेंगे सुपर स्ट्रक्चर वर्क के लिए, तो इसमें सबसे पहली चीज ये है कि आप कोई सा भी ब्रिक वर्क करें, चाहे सुपर में या चाहे सब स्ट्रक्चर के अंदर, ब्रिक्स की जो मोल्डिंग होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपके पास ग्राउंड मोल्डिंग या टेबल मोल्डिंग, मतलब एक तो होती है मैनुअल और एक होती है आर्टिफिशियल या मशीन वाली। तो जो आपकी मैनुअल होती हैं उसमें 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है ग्राउंड और एक होती है टेबल मोल्डिंग। और जो मशीन वाली होती हैं उसमें हमारे पास मोल्डिंग 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग और एक ड्राई क्ले। सबसे अच्छी होती है ड्राई क्ले, देन उसके बाद प्लास्टिक मोल्डिंग जो होती है ब्रिक्स की, उसकी क्वालिटी होती है। उससे कम ग्राउंड, और उससे सबसे कम जो होती है वो टेबल मोल्डिंग। तो सबसे पहला स्पेसिफिकेशन ये है कि जो भी ब्रिक्स हम यूज करें उसकी वो एटलीस्ट टेबल मोल्डेड होना चाहिए, मतलब टेबल मोल्डिंग तो होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप किसी और तरकीब से या तरीके से मोल्डिंग कर रहे हैं तो ब्रिक्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब होगी। तो आप अगर ग्राउंड कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर मोल्डिंग ड्राई क्ले या प्लास्टिक क्ले तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं है तो कम से कम एटलीस्ट टेबल मोल्डेड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि जब भी ब्रिक्स को आप यूज कर रहे हैं तो यूज करने से पहले 24 घंटे के लिए उसको आपको पानी में रखना है, उसके बाद यूज करना है। अगला नियम है कि जब पानी में रखेंगे 24 घंटे तक और जब बाहर निकालेंगे तो जितना उसका खुद का वजन है उसके 1/5 से ज्यादा या 20% से ज्यादा वो पानी एब्जॉर्ब ना करे। मतलब जो परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन है, परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे निकालेंगे, वाटर एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द ड्राई ब्रिक इनटू 100। तो जब हमने पहले ब्रिक्स को पानी में नहीं रखा तब उसका वजन ले लेंगे, 24 घंटे में पानी में रख दिया उसके बाद का वजन ले लेंगे। पानी वाला जो वजन है उसका वेट ब्रिक का, उसमें से माइनस कर देंगे ड्राई का अपॉन ड्राई का वजन इनटू 100। तो उससे आ जाएगा कितना परसेंटेज वाटर एब्जॉर्ब हुआ। वो 20% से एक्सीड नहीं करना चाहिए, या ब्रिक के खुद के वजन का 1/5 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगला, जो उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो कम से कम 10.5 होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट क्लास ब्रिक होना चाहिए। ये फर्स्ट क्लास ब्रिक की कंडीशन है, क्योंकि सेकंड क्लास होती है तो 7.5 होता है, थर्ड क्लास होता है तो 5.5 होता है, और फोर्थ क्लास होती है तो 3.5 होती है। मतलब 10.5 से कितनी भी ज्यादा हो चलेगा, बट एटलीस्ट 10.5 होनी चाहिए क्रशिंग स्ट्रेंथ फॉर सुपर स्ट्रक्चर वर्क। जब भी ब्रिक वर्क करेंगे तो जो दीवार की हाइट है जो एक दिन में बनाई जाएगी वो 1 मीटर से एक्सीड नहीं करना चाहिए। किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए? 1 मीटर से। नेक्स्ट, जो क्यूरिंग पीरियड है ब्रिक वॉल का वो कम से कम 15 दिन होता है। 15 दिन तक आपको क्यूरिंग करनी है। आप उसमें जनरली वॉल्स वर्टिकल होती हैं और उसमें हम क्यूरिंग टेक्निक यूज करते हैं, स्प्रिंकलिंग विद वाटर, पानी की बौछारों से क्यूरिंग करते हैं। तो जो क्यूरिंग या तराई करेंगे वो ब्रिक वर्क में कम से कम 15 दिन के लिए करना है। नेक्स्ट चीज है, जब भी हम ब्रिक प्लेस करेंगे, जब दीवार बनाएंगे, तो ये आपको दिख रहा है ब्रिक में ये वाला पोर्शन, इसको डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? फ्रॉग। तो हमेशा जब भी ब्रिक रखेंगे, मान लो ये हमारी दीवार है, तो इसमें जो भी लेयर आएगा सब में ऐसे ही ब्रिक को रखना है कि फ्रॉग ऊपर की तरफ हो, और सारी ब्रिक्स को ऐसे जमाते जाएंगे। जब यहां तक ब्रिक ले हो जाएगी और उसके बाद लास्ट वाला जो बचेगा तो उसमें आपको ब्रिक को ऐसे रखना है कि फ्रॉग नीचे की तरफ हो, क्योंकि फ्रॉग 2 ब्रिक्स की एज अ की तरह काम करता है, उनकी इफेक्टिव बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम ऊपर रख देंगे तो ऊपर तो आपका आरसीसी का स्लेब या बीम आ रहा होगा, तो उससे तो उसकी बॉन्डिंग की रिक्वायरमेंट है नहीं। तो इसलिए जब भी ब्रिक्स को ले करेंगे तो फ्रॉग ऊपर की तरफ होगा, बस लास्ट वाली जो लेयर होगी जो सबसे टॉप पर आएगी उसको अपसाइड डाउन रखना है, मतलब उसका फ्रॉग नीचे की तरफ होना चाहिए। यानी हमने क्या पढ़ा? पहला चीज हमने पढ़ी ब्रिक्स एटलीस्ट टेबल मोल्डेड, दूसरा उसका जो 24 घंटे के लिए पानी में रखना यूज करने से पहले, तीसरा परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन 10% से एक्सीड नहीं करना चाहिए या खुद के वजन का 1/5 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगला, क्रशिंग स्ट्रेंथ मिनिमम 10.5। नेक्स्ट, जो ब्रिक्स हैं उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि वहां पर जब भी आप उसको यूज कर रहे हैं तो
उसका जो, जब उसको ब्रिक्स की आप लेयर को ले कर रहे हैं तो फ्रॉग ऊपर की तरफ हो, लास्ट वाली का नीचे की तरफ हो। एक दिन में मैक्सिमम हाइट जो हम ब्रिक से बनाएंगे वो 1 मीटर की होनी चाहिए। आप लंबाई कितनी भी ले, ठीक है, उसकी चौड़ाई कितनी भी हो, बट 1 मीटर से अधिक हाइट नहीं होना चाहिए वॉल की, ये हमें ध्यान रखना है। और जब क्यूरिंग करेंगे दीवार की स्प्रिंकलिंग विद वाटर, तो वो आपको कम से कम 15 दिन के लिए करना है। अब इसमें हम पढ़ने चलते हैं नेक्स्ट, रूल्स फॉर डिडक्शन इन द ब्रिक वर्क। अब ब्रिक के अंदर क्या होगा, जैसे हमने कहीं दीवार बनाई तो वहां कोई बीम आने वाली है, अंदर कोई पर्लिन आने वाला है, राफ्टर आने वाला है, जॉइस्ट आने वाला है, कुछ भी आने वाला है, कोई कॉलम आने वाला है बीच में, तो उसका वॉल्यूम माइनस करें या नहीं करें। तो उसका नियम है, अगर ऐसी कोई भी चीज आने वाली है, उसका एरिया 0.1 तक है, तो कोई रिडक्शन नहीं करेंगे। उससे ज्यादा हो रहा है, कोई दीवार बन रही है, उसमें कोई बीम आने वाली है, कॉलम आने वाला है, और उसका एरिया 0.1 तक है, क्रॉस सेक्शन एरिया उस स्ट्रक्चर का जो उसमें आने वाला है, तो रिडक्शन नहीं करेंगे, उससे एक्सीड करने पे करेंगे। नेक्स्ट है, अगर इसमें दीवार में कोई भी ओपनिंग आ रही है, जैसे मान लो दरवाजा आ गया, विंडो ओपनिंग आ गई, वेंटिलेटर आ गया, और उसका एरिया 0.1 तक है, तो हम कोई रिडक्शन नहीं करेंगे, ज्यादा हुआ तो करेंगे। एंड नेक्स्ट, अगर कोई भी पाइप, हम दीवार में पाइप देते हैं, कई बार ऐसा होता है वेंट पाइप दिया जाता है जो सेप्टिक टैंक से ऊपर छत की तरफ लेके जाते हैं, तो वो वेंट पाइप इसमें से आता है, या आरसीसी की कॉलम में से उसको लेके जाएंगे। पर अगर मान लो कोई पाइप आ रहा है ब्रिक वॉल के अंदर और उसका डायामीटर 300 mm तक है, मतलब 30 सेंटीमीटर तक पाइप का डायामीटर है, तो हम उसके लिए डिडक्शन नहीं करेंगे ब्रिक वॉल में। उससे ज्यादा है तो करेंगे। मतलब अगर पर्लिन, राफ्टर, बीम कुछ भी आ रहा है जिसका एरिया 0.1 तक है, तो नो रिडक्शन। होल आ रहा है जिसका ओपनिंग का एरिया 0.1 तक है, नो रिडक्शन। और अगर पाइप आ रहा है जिसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर तक है, तो नो रिडक्शन। नेक्स्ट वर्क पे चलते हैं हम, रोड वर्क। देखो रोड वर्क में आपको ध्यान रखना, अगर आपसे मेजरमेंट पूछेंगे कि रोड वर्क का मेजरमेंट किस यूनिट में किया जाएगा, तो जनरली तो आप याद रखें क्यूबिक मीटर। पर इसमें भी दो बातें हैं, अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट है तो उसमें ज्यादा डेप्थ नहीं होती है, वो सरफेस ओरिएंटेड ज्यादा होता है, इसलिए उसको हम स्क्वायर मीटर में करेंगे, ठीक है। वहीं पर अगर हम रिजिड पेमेंट की बात करें, तो रिजिड पेमेंट में भी दो बातें हैं। देखो रिजिड पेमेंट एक्चुअल में है क्या, रिजिड पेमेंट एक आरसीसी की स्लैब है, और स्लैब में हमने पढ़ा है अगर डेप्थ 15 सेंटीमीटर तक है तो हम स्क्वायर मीटर में करेंगे, और वहीं पर रिजिड पेमेंट जो स्लैब है उसकी डेप्थ 15 को एक्सीड कर रही है तो हम क्यूबिक मीटर में करेंगे। एज सिंपल। मतलब फ्लेक्सिबल पेमेंट स्क्वायर मीटर, रिजिड पेमेंट में अगर डेप्थ ऑफ द स्लैब 15 सेंटीमीटर तक है तो स्क्वायर मीटर, अदरवाइज क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट, अगर जो भी एक्सपांशन या ज्वाइंट आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट, या तो वो नंबर में करेंगे या रनिंग मीटर में मेजर करेंगे। अगली चीज, कोई भी हम ऑर्नामेंटल वर्क करेंगे किसी भी बिल्डिंग में, ये रोड वर्क की बात नहीं है, कोई भी ऑर्नामेंटल वर्क किसी भी प्रोजेक्ट में वो हमेशा रनिंग मीटर में मेजर किया जाएगा। साज सजावट के लिए जो भी प्रोजेक्ट या जो भी वर्क किया जाता है किसी प्रोजेक्ट में, वो हमेशा रनिंग मीटर में। और प्लाईवुड शीट का पूछा जाएगा तो स्क्वायर मीटर में उसको हम मेजर करेंगे। ये दो चीजें मैंने आपको एडिशनल बताई है अदर देन रोड वर्क। अगला आता है कास्ट आयरन पाइप। जैसे दिख रहा है आपको कास्ट आयरन पाइप हम कहीं भी यूज करते हैं, तो कास्ट आयरन पाइप का जनरली क्या डायमेंशंस होते हैं पूछा जाता है। तो जो मार्केट में अवेलेबल कास्ट आयरन पाइप है उसकी जो मैक्सिमम लंबाई होती है वो 1.8 मीटर होती है। जैसे पाइप पे है तो इस पाइप की जो मैक्सिमम लंबाई है वो 1.8 मीटर होती है, और इसकी जो थिकनेस होती है, जो मोटाई होती है, ये 3 mm के पास में मार्केट में अवेलेबल होता है। मतलब थिकनेस होती है कास्ट आयरन की 3 mm और लंबाई होती है 1.8 मीटर। ये एग्जाम में पूछा गया है। ऑर्नामेंटल वर्क रनिंग मीटर, एक्सपांशन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट रनिंग मीटर या नंबर्स। नेक्स्ट, प्लाईवुड शीट स्क्वायर मीटर, रिजिड पेवमेंट अगर है तो स्क्वायर मीटर या क्यूबिक, कब करना है बता दिया। और फ्लेक्सिबल पेवमेंट का पूछा गया तो स्क्वायर मीटर में उसको हम मेजर करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं डीपीसी वर्क। देखिए डीपीसी वर्क के बारे में आप काफी सारी बातें जानते हैं। अगर डीपीसी वर्क हम कर रहे हैं यहां पर, तो उसमें हम जो सीमेंट यूज करेंगे वो कौन सी सीमेंट यूज करेंगे, वाटर रिपेलिंग सीमेंट यूज करेंगे। तो वो मैं आपको बता दूं,
डीपीसी वर्क में आपने सुना है कि या तो हम उसको सीमेंट मोर्टार से करते हैं, ठीक है, और सीमेंट मोर्टार से करते हैं तो 2 सेंटीमीटर उसकी मोटाई रखते हैं, उसको मेजर तो स्क्वायर मीटर में करते हैं चाहे कुछ भी हो। और अगर हम सीमेंट कंक्रीट से डीपीसी वर्क कर रहे हैं और मेनली इसी से किया जाता है तो उसकी थिकनेस होती है 2.5 सेंटीमीटर, और प्रपोर्शन जो होता है वो होता है 1:1:2, M25 या M20। अब अगली चीज यहां पे समझना, डीपीसी के अंदर जो भी सीमेंट हम यूज करेंगे डीपीसी वर्क के लिए, तो इसमें सीमेंट जो होनी चाहिए या तो हम स्पेशल सीमेंट जो आता है वाटर रिपेलिंग सीमेंट वो हम यूज करें, जिसको हम हाइड्रोफोबिक सीमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोफोबिक सीमेंट। पर अगर ये सीमेंट अवेलेबल नहीं है तो हम ये भी कर सकते हैं, ये पहला ऑप्शन है, ये नहीं है तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम ओपीसी लें, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और उसमें कुछ वाटर रिपेलिंग एजेंट क्या मिलाएंगे इसमें बच्चों? हम वाटर रिपेलिंग एजेंट भी हम यूज करें। जो वाटर रिपेलिंग एजेंट हम यहां पर यूज करेंगे, इसमें यह ध्यान रखना है, इनका एग्जाम्पल है, इनका एक एग्जाम्पल है सेमसिल और इनका एक एग्जाम्पल है इम्परमो। एक और एग्जाम्पल क्या है? इम्परमो। सेमसिल या इम्परमो, सेमसिल या इम्परमो कितना मिलाना है उस पर बात करते हैं। तो सेमसिल या इम्परमो हम मिलाएंगे 1 से लेकर 1.5 kg तक, 1 kg से लेकर 1.5 kg तक पर बैग ऑफ सीमेंट, पर बैग ऑफ सीमेंट। मान लो कि ओपीसी के हमने 5 बैग यूज करने हैं, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमें 5 बैग सीमेंट यूज कर रहे हैं, तो जो सेमसिल या इम्परमो है ये हम 5 से लेकर लगभग 5 × 5/2 मतलब 7.5 kg, 5 से 7.5 किलो हम इम्परमो मिलाएंगे या सेमसिल मिलाएंगे। ये वाटर रिपेलिंग एजेंट होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो जब भी हम डीपीसी के लिए मटेरियल तैयार करेंगे तो या तो हम उसमें वाटर रिपेलिंग सीमेंट या हाइड्रोफोबिक सीमेंट यूज करें, नॉट पॉसिबल देन हम ओपीसी ले सकते हैं, साथ में सेमसिल या इम्परमो। इनकी जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई, ये इसलिए बताइए क्वांटिटी एक बार एग्जाम में पूछ ली थी, तो ये याद रखना। कितना मिलाते हैं? 1 से 1.5 kg पर बैग ऑफ सीमेंट। सो डीपीसी वर्क में यह ध्यान रखना है कि जब इसकी क्यूरिंग करेंगे तो कम से कम 7 दिन के लिए क्यूरिंग करनी है। अभी हमने पढ़ा है कि जो ब्रिक वर्क है उसकी क्यूरिंग कितना टाइम करनी है? 15 दिन के लिए, कम से कम 15 दिन। वहीं पर जो डीपीसी वर्क है इसकी क्यूरिंग करना है कम से कम 7 दिन। और मान लो 7 दिन क्यूरिंग करना पॉसिबल नहीं है तो जो पूरा डीपीसी है उसको आपको 24 से 48 घंटे यानी 2 दिन के लिए फ्री फ्लडिंग या फुल फ्लडिंग कंडीशन में आप उसको छोड़ दें। उसमें चेक बॉक्स बन जाते हैं, चेक्स बन जाते हैं, और चेक में पानी डाल के 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए तो भी चलेगा। मतलब 2 ऑप्शन है, या तो 7 दिन के लिए क्यूरिंग होगी या 48 घंटे के लिए फ्री फ्लडिंग कंडीशन में छोड़ दो डीपीसी में। एंड इफ नॉट पॉसिबल इट शुड बी केप्ट इन फ्री फ्लडिंग कंडीशन फॉर एटलीस्ट 48 आवर्स यानी 2 डेज। तो आई होप आपको इतना समझ में आया। तो वाटर के अंदर हमें जो क्यूरिंग करनी है वो कितनी है? यहां पर सिंगल डे में, यहां पर हमारे पास है 15 डेज। क्लियर है? इसके लिए हमारे पास क्यूरिंग पीरियड कितना है? 15 डेज। और जो सीमेंट कंक्रीट वर्क है इसमें हमारा क्यूरिंग रह गया था डिस्कस करना, इसमें है 20 डेज। तो जो हमारे पास आरसीसी वर्क है, सीमेंट कंक्रीट वर्क है, 20 दिन क्यूरिंग करेंगे, वहीं पर ब्रिक वर्क में 15 दिन क्यूरिंग करेंगे, और डीपीसी में या तो 7 दिन करेंगे और नहीं पॉसिबल है तो हम फ्री फ्लडिंग कंडीशन के लिए 48 घंटे के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट आते हैं, अब हम बात करते हैं वॉश बेसिन। तो वॉश बेसिन पे क्वेश्चन ये आता है, वॉश बेसिन आप सब लोग जानते हैं। तो वॉश बेसिन जो होता है वो बाथरूम में कितनी हाइट पर लगाया जाना चाहिए, एडिक्वेट हाइट क्या होगी? तो जनरली अगर साइकोलॉजिकल सोचें तो वॉश बेसिन का हाइट वो होना चाहिए जहां पे किसी भी इंसान की कमर, ठीक कमर तक की जो हाइट होती है लगभग उतना होना चाहिए। तो जो बाथरूम का फ्लोर है उससे जनरली 75 to 80 सेंटीमीटर की हाइट पर वॉश बेसिन इंस्टॉल किया जाना चाहिए। सो क्या कंडीशन है? द हाइट ऑफ द वॉश बेसिन फ्रॉम द फ्लोर लेवल शुड बी बिटवीन 75 to 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, वॉश बेसिन 2 प्रकार के आते हैं।
एक आते हैं आपके रेगुलर नॉर्मल वॉश बेसिन, जो नॉर्मल आपने देखे होंगे रेक्टेंगल शेप के होते हैं। उसमें भी दो वैरायटी हैं, एक बड़ा साइज आता है, एक छोटा आता है, एक लार्ज आता है, एक स्मॉल आता है, ठीक है। और वहीं पर दूसरा होता है एंगुलर बेक। एंगुलर बेक वॉश बेसिन वो होते हैं जो कॉर्नर में लगे होते हैं। जैसे मान लो कहीं दीवार है, दो दीवार आपस में परपेंडिकुलरली मीट कर रही है, कॉर्नर बन रहा है, तो कॉर्नर में जो वॉश बेसिन आपने देखा होगा उसे एंगल बेक वॉश बेसिन बोलते हैं। तो एक रेक्टेंगल हो गया, एक एंगल बेक हो गया। एंगल बेक में भी दो डायमेंशन के आते हैं, छोटा एक बड़ा, इनको समझते हैं। तो वॉश बेसिन दो प्रकार के, नॉर्मल और एंगुलर। ये पूछा नहीं जाएगा, डायमेंशन कभी कभी पूछ लेते हैं, ये बता दिया। ये जो आपको दिख रहा है ये एंगुलर है, एंगल बेक। ये और ये दोनों एंगल बेक है, और ये वाला जो है ये हमारा नॉर्मल वॉश बेसिन है। अब जो नॉर्मल वॉश बेसिन है ये दो प्रकार का होता है, लार्ज और स्मॉल। जो लार्ज वॉश बेसिन होता है उसका डायमेंशन होता है 630 mm यानी 63 सेंटीमीटर, और ऐसे में चौड़ाई जो होती है वो होती है 550 mm। छोटा जो होता है वो होता है 550 mm, और 450 mm की उसकी चौड़ाई होती है। मतलब 630 बाय 550 या फिर 550 बाय 450। क्लियर है। एंगल बेक जो वॉश बेसिन आपको दिख रहे हैं इसमें भी दो प्रकार के आते हैं, एक बड़ा एक छोटा। जो लार्जर वाला आता है उसमें 600 तो उसकी लंबाई होती है और चौड़ाई होती है 400, और जो छोटा आता है वो होता है 450 बाय 450। ये डायमेंशन आप याद रख पाए तो रखें, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है वॉश बेसिन की हाइट कितनी होगी और कितने प्रकार का होता है। क्लियर है। हल्का सा आप डायमेंशन याद रख सकते हैं जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आते हैं अब हम यहां पर वाटर क्लोजेट्स। वाटर क्लोजेट्स का मतलब है लेवेट्रीज, ठीक है। दो प्रकार की होती है, इंडियन टाइप और वेस्टर्न टाइप। तो जो वेस्टर्न टाइप लेवेट्रीज होती हैं, ठीक है, और जो इंडियन टाइप होती है उसे पेन टाइप बोलते हैं। तो दो प्रकार की हो गई, एक तो हो गई इंडियन टाइप, और इंडियन टाइप जो होती है उसे पेन टाइप बोलते हैं, ठीक है। वहीं पर जो वेस्टर्न टाइप होती हैं उसके डायमेंशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको समझते हैं। तो जो लेवेट्रीज होती हैं, इन बिल्डिंग द वाटर क्लोजेट इज प्रोवाइडेड फॉर रिसीविंग द ह्यूमन एक्सक्रीटा, टॉयलेट्स, यूरिनल्स एंड लेवेट्रीज एक्सेट्रा। अब जो ओवरऑल लेंथ होती है कि डायमेंशन पूछते हैं, तो जो ओवरऑल लंबाई होगी वो कितनी होगी 450 टू 675। याद रखना, ये पूछा जाता है 450 टू 675, ये इनकी लंबाई होती है। ऐसे में लंबे में ये इतने होते हैं। दूसरा इसमें बोला गया है कि इसकी जो चौड़ाई होती है, विड्थ, एक साइड 150 होती है, दूसरे साइड 225 से लेकर 280 होती है। मतलब जो विड्थ होती है वो जो स्मॉलर है वो 150 है, मतलब यहां पर विड्थ होती है 150, और जो ये वाली विड्थ है ये थोड़ी ज्यादा होती है, और ये वाली होती है 225 से लेकर 280 mm तक। क्लियर है। अगला, इसकी जो हाइट होती है, जो ग्राउंड, जो आपका बाथरूम का फ्लोर है उससे जो लगभग इसकी हाइट होती है वो 400 से 500 mm होती है, मतलब 40 टू 50 सेंटीमीटर। तो ये आप ध्यान रखना, मतलब जो भी लेवेट्रीज होती हैं वेस्टर्न टाइप, उनकी हाइट होगी 400 से 500 mm। जो बाहर चौड़ाई है, आउटर विड्थ है, वो होती है 225 टू 280। जो मिनिमम विड्थ है वो 150, और जो लंबाई है वो 450 से 600 mm के बीच में लाई करती है। डायमेंशन पूछे जाते हैं। और अगर कभी आपसे पूछें कि इसमें किसमें मेजर करते हैं वाटर क्लोजेट्स को, तो इनकी हम मेजरिंग नंबर्स में करते हैं। वाटर क्लोजेट्स हो गया, साथ में यूरिनल्स हो गए, यूरिनल्स और वॉश बेसिन हो गए। वॉश बेसिन, यूरिनल्स, ये जितने भी प्लम्बिंग आइटम्स हैं ये सब नंबर्स में मेजर किए जाएंगे। तो ये डायमेंशन है, डायग्राम मैंने आपको दे रखा है। 450 से 500 की हाइट होती है, लंबाई होती है 450 से 600 के आसपास। यहां पर जो चौड़ाई है पीछे की साइड वो 150 होती है, और ये जो चौड़ाई है मतलब इधर वाली, आगे वाली ये 150 है, और ये वाली लगभग होती है 220 टू 280 mm के आसपास, जो रियर साइड वाली विड्थ होती है। यहां पर ये ट्रैप होता है। ट्रैप मतलब एक ऐसा बेंड पाइप होता है। ट्रैप क्या है? एक बेंड पाइप होता है जिससे जो
आपका वेस्ट है वो एक तरह से जा सकता है बट रिटर्न नहीं आ सकता, मतलब एक वन वे मीडियम की तरह काम करता है, वन वे मोशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो भी उसमें ये जो यहां से आपका सॉइल पाइप है, मतलब जो भी एस्क्रीटा है वो दूसरे तरफ जो हमारा सेप्टिक टैंक है वहां जा सकता है, बट जो फाउल स्मेल वगैरह है उन सब चीजों को रोकना, इंसेक्ट्स के मूवमेंट को रोकना, एक सीलिंग प्रोवाइड करता है। यहां से फाउल स्मेल्स, जो भी इंसेक्ट्स हैं वो नहीं आ सकते, उसको हम बोलते हैं ट्रैप। तो ट्रैप कितने प्रकार के हैं, ट्रैप क्या क्या होते हैं, सिर्फ क्या यही ट्रैप होता है या और भी कहीं ट्रैप होते हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है अभी कुछ देर बाद। तो क्या आपको यहां तक पूरा समझ में आया? मतलब अभी हमने क्या डिस्कस करा, सीमेंट कॉन्क्रीट का जो क्यूरिंग पीरियड है वो 20 दिन है, ब्रिक वर्क का कितना है 15 डेज, और वहीं पर डीपीसी का है 7 डेज। ठीक, अब हम ट्रैप के बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे। तो अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे ट्रैप्स के बारे में। ट्रैप्स क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ट्रैप्स हैं वो एक बैंड पाइप होता है, जो कि जो सेप्टिक टैंक होता है जहां से एस्क्रीटा या जो भी वेस्ट हैं वो जब डिस्पोज हो जाता है तो वहां से सिर्फ वन वे मूवमेंट होना चाहिए, जो इंसेक्ट्स हैं या जो फाउल स्मेल है, फाउल गैसेस हैं, वो बिल्डिंग के अंदर एंटर ना करें। ऐसी जो एक बैंड पाइप होता है उसे ट्रैप कहा जाता है। ट्रैप के कई सारे पर्पस होते हैं, और खाली यही नहीं कि जो लेबोरेटरीज है या जो वाटर क्लोजेट है वहीं पर ट्रैप प्रोवाइड किया जाएगा। ट्रैप वॉश बेसिन के यहाँ पर किचन सिंक में, या फिर जो आपका मेन बिल्डिंग की जो सीवर लाइन होती है और पब्लिक सीवर लाइन होती है उसके बीच में भी ट्रैप प्रोवाइड किया जाता है। तो ट्रैप का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपके बिल्डिंग में जहां भी जिस भी पाइप से कोई वेस्ट डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में वो रिटर्न ना आए बिल्डिंग के अंदर या उस पाइप के अंदर, उसको हम बोलते हैं ट्रैप। तो ट्रैप के बारे में समझते। So a trap is a plumbing device which is used to prevent smell, bacteria, also insects from entering your home. Next, the traps generally consist of a band tube that provides a water sill between the atmosphere and the sewer gases. जो फाउल स्मेल है, इंसेक्ट्स हैं, बैक्टीरिया है, और एक वाटर सिल प्रोवाइड करता है। द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रैप डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ द वाटर सिल, द डीपर द सिल मोर एफिशिएंट विल बी द ट्रैप। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि ट्रैप की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, कितना पानी उसके अंदर है, उस ट्रैप के अंदर उसकी डेप्थ कितनी है पानी की, उस पे मेन डिपेंड करता है कि वो कितना हमें इंटैक्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट, अगर हम यहां पर ट्रैप्स पर बात करें, जो ट्रैप का मटेरियल है उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। सो इट शुड बी नॉन एब्जॉर्बेंट, मतलब वो पानी को एब्जॉर्ब ना करें। अगली चीज है जो मिनिमम डेप्थ है ट्रैप की, एग्जाम में पूछी जाती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। जनरल रेंज 2.5 से 7.5 सेंटीमीटर होती है, और 5 सेंटीमीटर जनरली प्रीफर की जाती है। तो ये जो है ये आपको ध्यान रखना है। ट्रैप की एफिशिएंसी डिपेंड करती है वो जो बैंड पाइप है उसमें वाटर की डेप्थ कितनी है। दूसरा, ट्रैप के अंदर जो उसकी डेप्थ है वो होती है 2.5 सेंटीमीटर, और जनरली 5 सेंटीमीटर रखी जाती है। मिनिमम 2.5 है, रेंज होती है 2.5 से 7.5, जनरली 5 सेंटीमीटर हम मेंटेन करते हैं। और नॉन एब्जॉर्बेंट मटेरियल का ट्रैप होना चाहिए। इट शुड बी सेल्फ क्लीनिंग एंड शुड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ सीवेज। सीवेज का वन वे मूवमेंट होना चाहिए, रिटर्न मूवमेंट नहीं होना चाहिए। और साथ में ये कि वो पूरा सेल्फ क्लीनिंग होना चाहिए, वहां पर जो भी पानी वगैरह है वो वहां पर रुके ना, वरना वो जो पोर्शन है, एरिया है, वो वहां पे अगर वो ब्लॉक होगा तो डस्ट वगैरह गंदगी जम जाएगी, पानी तो निकल जाएगा, तो उससे भी अनहाइजीनिक कंडीशन डेवलप हो सकती है। इट शुड बी प्रोवाइडेड विद एन एक्सेस डोर फॉर क्लीनिंग। अगर क्लीनिंग करना है तो उसका एक एक्स्ट्रा डोर भी, ऐसे स्पेस भी होना चाहिए जहां से हम क्लीनिंग कर सकते हैं। तो ट्रैप में आपको मेन ध्यान रखना है, ट्रैप जो है एक बैंड पाइप होता है जो वेस्ट वाटर के लिए, चाहे किचन बेसिन हो, किचन सिंक हो, वॉश बेसिन हो, लेबोरेटरीज हो, वाटर क्लोजेट्स हो, या आपका बिल्डिंग का जो सीवर लाइन है, तो उसको फाइनली जहां हम डिस्पोज करते हैं उसका वन वे मूवमेंट प्रोवाइड करता है। एक वाटर सिल प्रोवाइड करता है जिससे फाउल गैसेस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स हमारे बिल्डिंग में
एंटर नहीं कर सकते। साथ में यहां पर उसकी जो एफिशिएंसी है वो वाटर की डेप्थ पे डिपेंड करेगी। मिनिमम डेप्थ 2.5 सेंटीमीटर, जनरल रेंज है आपकी 2.5 से 7.5 सेंटीमीटर, एंड जनरली हम जो प्रोवाइड करते हैं वो करते हैं 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहां पर हम समझते हैं जो ट्रैप्स मेनली कहां कहां प्रोवाइड किए जाते हैं। देखो अगर आपसे पूछे पी एंड एस ट्रैप, ऐसे तो ट्रैप बहुत सारे हैं। एक तो हमारे पास गली ट्रैप है, एक होता है इंटरसेप्टिंग ट्रैप, एक होता है बॉटल ट्रैप, एक होता है पी क्यू एस टाइप ट्रैप, ऐसे अलग अलग ट्रैप होते हैं, और एक होता है नानी ट्रैप। मेनली जो क्वेश्चन आता है वो नानी ट्रैप और पीएनएस ट्रैप पे आता है। तो अगर आपसे पूछेंगे पीएनएस टाइप ट्रैप कहां प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इसका आंसर है बाथरूम्स में प्रोवाइड करते हैं या वाटर क्लोजेट्स में प्रोवाइड करेंगे। कहां प्रोवाइड करेंगे? वाटर क्लोजेट्स, मतलब लेवेट्रीज में प्रोवाइड करेंगे पीएनएस टाइप। वहीं पर आपसे पूछे नानी ट्रैप कहां प्रोवाइड करते हैं, तो नानी ट्रैप जो किचन का सिंक है वहां प्रोवाइड करते हैं। अब ये नानी ट्रैप या पीएनएस टाइप ट्रैप दिखता कैसे, फंक्शन कैसे करता है, और भी जो बाकी सारे ट्रैप्स हैं वो कहां कहां प्रोवाइड किए जाते हैं उनको डिस्कस करते हैं। मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो इन दोनों पे आते हैं, पीएनएस बाथरूम में या वाटर क्लोजेट्स में, और वहीं पर जो हमारा नानी ट्रैप है वो किचन सिंक में प्रोवाइड किया जाता है। अब इसमें सबसे पहले आता है फ्लोर ट्रैप और नानी ट्रैप। ये आपने देखा होगा जो भी बाथरूम होते हैं, ठीक है, वॉशरूम वगैरह हो गया, वहां पर इस प्रकार के ट्रैप को प्रोवाइड करते हैं। ये फ्लोर ट्रैप है, ये नानी ट्रैप है। ये हम किचन में भी प्रोवाइड करते हैं, किचन सिंक में प्रोवाइड करते हैं, वॉश बेसिन के लिए प्रोवाइड करते हैं, और जो बाथरूम होते हैं वहां भी इन्हें प्रोवाइड किया जाता है। ये जो फ्लोर है या जो टाइल्स है उसी के लेवर पे इसको लगाया जाता है। आपने इसका डायग्राम देखा होगा, इसको देखा होगा, तो इसको फ्लोर ट्रैप भी बोलते हैं और नानी ट्रैप भी बोलते हैं। सो फ्लोर ट्रैप और नानी ट्रैप इज प्रोवाइडेड इनटू द फ्लोर टू कलेक्ट वेस्ट वाटर फ्रॉम बाथरूम, वॉश एरिया, वॉश बेसिन एंड किचन सिंक एरिया एक्सेट्रा। तो अगर आपसे पूछेंगे किचन सिंक में कौन सा प्रोवाइड करते हैं, बाथरूम में कौन सा करते हैं, वॉशरूम में कौन सा करेंगे, तो नानी ट्रैप हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट केस पर आते हैं, अगला हमारा है गली ट्रैप। गली ट्रैप कहां पे प्रोवाइड करते हैं? अगर मान लीजिए आपका जो घर है उसमें गलियारा है, गली है, गलियारा मतलब वरांडा है, ओपन स्पेस है, कोर्टयार्ड है, और ऐसा कोई जगह है बीनीथ द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे, जहां पर आपका जो सेप्टिक टैंक से पाइप है वो भी आ रहा है, बाथरूम का पाइप भी आ रहा है, छत से भी कोई पाइप आ रहा है, ऐसे बहुत सारे पाइप फ्रॉम दी किचन, फ्रॉम दी ऑल बाथरूम्स, जो फर्स्ट फ्लोर पे बाथरूम है वहां से भी पाइप आ रहा है, वो जब सब एक जगह इंटरसेक्ट करते हैं तो उस जगह जो हम ट्रैप प्रोवाइड करते हैं वो गली ट्रैप प्रोवाइड करते हैं। तो गली से यहां नाम याद रखना, गलियारे में, गली से गलियारे में, क्लियर। तो द गली ट्रैप इज प्रोवाइडेड आउटसाइड द बिल्डिंग। मेन इसका जो है ये आपको ध्यान रखना, दिस इज मेन, इट कलेक्ट्स द वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन सिंक, वॉश बेसिन, बाथ एंड वॉश एरिया। जब सबसे एक जगह आएगा, सिर्फ किचन में देना है, सिर्फ वॉश बेसिन में देना है, सिर्फ वॉशरूम में देना है, वहां नानी ट्रैप हो गया। फिर उनसे जब पानी बिल्डिंग में एक जगह इकट्ठा किया जाएगा तो वहां जो प्रोवाइड करेंगे वो गली ट्रैप है। जैसे आपके घर में मान लो 3-4 बाथरूम है, 3-4 लेवेटरीज हैं, तो वहां से तीनों जगह से और तीनों लेवेटरीज से और 2 किचन है मान लो, तो वहां से जो पानी आ रहा है वो जहां पर आएगा इंटरसेक्ट करेगा उस जगह पे हम गली ट्रैप प्रोवाइड करेंगे। सो वो 3-4 चीजों से, 3-4 पाइप से पानी लेकर वो आगे की तरफ उसको फ्लो करवाता है और बिल्डिंग के बाहर निकालता है। अगला आता है PQNS टाइप ट्रैप। ये वाला जो ट्रैप है ये मेनली हम वाटर क्लोजेट्स यानी लेवेटरीज, इनमें प्रोवाइड करते हैं। इनमें आपने देखा होगा जैसे हमारे पास ये जो लेवेटरीज होती हैं, ठीक है, इंडियन टाइप या वेस्टर्न टाइप, वहां पर जनरली ये वाले होते हैं। अगर इसका ऐसा शेप है, ठीक है, ये स्ट्रेट है और ये ऐसा है, तो ये P टाइप होगा। अगर ये ऐसा है और ये ऐसे है और ये कर्व है तो ये Q टाइप होगा। और अगर ये पूरा राउंडेड है तो ये S टाइप ट्रैप होगा। सिर्फ शेप के अकॉर्डिंग इनका नाम है। PQS type are classified according to their shape. They essentially consist of U-tube which retain water acting as a sill between the foul gas and the atmosphere. तो सेप्टिक टैंक को और जो वाटर क्लोजेट हैं उनके बीच में जो ट्रैप आएगा वो हमारा PQS टाइप ट्रैप होगा। क्लियर है। और शेप के अकॉर्डिंग उनकी अलग अलग कंडीशन है। मतलब एक तो हमने पढ़ा फ्लोर ट्रैप या नानी ट्रैप, वो कहां प्रोवाइड करेंगे? किचन सिंक, वॉश बेसिन या बाथरूम में,
जो फ्लोर पर देंगे वो नानी ट्रैप हो गया। जब बहुत सारे किचन से, बहुत सारे बाथरूम से, बहुत सारे वॉशरूम से एक जगह पानी गलियारे में इकट्ठे हो रहा है और बिल्डिंग के बाहर करना है, वो गली ट्रैप हो गया। और जो हमारे लेबोरेटरीज हैं, जो इंडियन टाइप या वेस्टर्न टाइप, वहां पे जो ट्रैप है वो PQNS टाइप ट्रैप होता है। ठीक है, अब आता है इंटरसेप्टिंग टाइप ट्रैप। अब क्या होता है कि आपका जो वाटर क्लोजेट से, ठीक है, जो लेबोरेटरीज हैं, तो इंडियन टाइप वेस्टर्न टाइप, वहां तो PQNS टाइप ट्रैप हो गया। उनसे जो सॉइल है या जो एस्क्रीटा है या ये जो वेस्ट वाटर है वो सेप्टिक टैंक में जाएगा। अब जो बिल्डिंग का सेप्टिक टैंक है उससे भी तो वो जो वेस्ट है वो पब्लिक सीवर में जाएगा। ठीक है, मतलब आप ये सोचो कि आपका ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग की सीवर है, ये बिल्डिंग की सीवर है। अब यहां से वो होता हुआ जो पब्लिक सीवर है, ये क्या हो गई हमारे पास पब्लिक सीवर, जो पूरे कॉलोनी की सीवर लाइन है उसमें ये यहां पे जाएगा। तो अब क्या होगा, जहां पर बिल्डिंग की सीवर लाइन पब्लिक सीवर लाइन से मैच होगी तो उस जगह पे हम यहां पर इंटरसेप्टिंग ट्रैप प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो पब्लिक सीवर है वो हमारी बिल्डिंग के उसमें एंटर ना करे, उसको रोकने के लिए हम इंटरसेप्टिंग ट्रैप प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा कौन सा ट्रैप है जो बिल्डिंग सीवर और पब्लिक सीवर के इंटरसेक्शन पे दिया जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा, इंटरसेप्टिंग ट्रैप। इंटरसेप्टिंग ट्रैप इज प्रोवाइडेड इनटू द इंटरसेप्टर मैनहोल or chamber. An interceptor manhole is provided at the intersection of building sewer and public sewer. Intercepting trap is provided to prevent the foul gases from public sewer entering into the building sewer by providing a water sill. तो ये इस तरीके का ये दिखता है इंटरसेप्टिंग ट्रैप। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया हो। एक और होता है इसमें बॉटल ट्रैप। बॉटल ट्रैप तब प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये वाला आपने टैप देखा होगा, ये कहां पे होता है, ये वॉश बेसिन वगैरह के अंदर होता है। ये मेनली वॉश बेसिन, अगर आपसे पूछें कि सिर्फ वॉश बेसिन में कौन सा दिया जाएगा, तो अगर मान लीजिए वॉश बेसिन में खुद में कोई ट्रैप नहीं लगा हुआ है, तो आपने देखा होगा जो वॉश बेसिन होते हैं उनमें ऐसा एक पाइप होता है, ये इस तरह से होता है और यहां से अंदर की तरफ वो दीवार में कहीं जाता है, वॉल में। तो ये जो इतना आपको दिख रहा है ये बॉटल टाइप ट्रैप होता है, इस तरह से आपने देखा होगा। ठीक, सो अ बॉटल ट्रैप इज प्रोवाइडेड टू रिसीव द वेस्ट फ्रॉम द वॉश बेसिन, किचन सिंक एंड अदर एम्प्लायंसेस वेदर अप्लायंसेस डू नॉट हैव अ बिल्ट इन ट्रैप। अगर मान लीजिए कि जो वॉश बेसिन है, जो किचन का सिंक है, उसमें खुद में कोई ट्रैप ना हो, तो फिर अलग से जो फिट करेंगे एडिशनल डिवाइस, वो बॉटल टाइप ट्रैप होता है। मतलब कि अगर हम एक बार ट्रैप को रिवाइज करें तो ट्रैप क्या है, ट्रैप एक बैंड पाइप है जो एक वाटर सीलिंग प्रोवाइड करता है। क्यों, ताकि फाउल गैसेस, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया हमारे बिल्डिंग में एंटर ना कर पाए। सबसे पहले हमने पढ़ा फ्लोर या फ्लैट ट्रैप, और जो फ्लोर या नानी ट्रैप ये कहां प्रोवाइड करते हैं, किचन, बाथरूम, वॉश बेसिन के फ्लोर में प्रोवाइड करते हैं। बाथरूम और किचन जहां है उसके फ्लोर में देंगे। ठीक है, दूसरा फिर हमने क्या पढ़ा, बॉटल टाइप ट्रैप, ये कहां देंगे, वॉश बेसिन या किचन के बेसिन में देंगे। अगर उनमें खुद में नहीं है तो फिर अलग बिल्ट इन ट्रैप नहीं है तो फिर अलग से ट्रैप लगाया जाएगा, बॉटल ट्रैप। वहीं पर अगर बहुत सारे जगह से पानी एक जगह इकट्ठा हो रहा है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, गली ट्रैप। और वहीं पर वाटर क्लोजेट्स में, लेबोरेटरीज में कौन सा होगा, PQNS टाइप ट्रैप। एंड लास्ट इंटरसेप्टिंग ट्रैप कहां प्रोवाइड करते हैं, बिल्डिंग की सीवर, जहां पब्लिक सीवर से मिलेगी, जहां इंटरसेप्टर मैनहोल होगा, इंटरसेप्टर चैम्बर होगा, वहां पर हम इंटरसेप्टिंग ट्रैप प्रोवाइड करेंगे। तो आई होप ये आपको ट्रैप के बारे में पूरा आइडिया मिला हो। ठीक, अब हमारा यहां पर जो स्पेसिफिकेशन का जो कंप्लीट पार्ट था ये हमने कवर अप कर लिया है। यानी यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेशन, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, एक्यूरेसी, डिफरेंट वर्क के स्पेसिफिकेशन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो हमारी सेकंड यूनिट है वो है टाइप्स ऑफ एस्टीमेट, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर्स। अब हम उनको नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इसी तरह से आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट्स, तो आप सार्थक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए। अगर आप खाली एसएससी जेईई नहीं बल्कि सभी एग्जाम्स को फोकस कर रहे हैं तो एक यूनिवर्सल बैच है विजय बैच, और इसमें यूनिवर्सल टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी AEN जेईई की।
अगर नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स में परेशान है तो नॉन टेक्निकल महापेक सब्जेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सभी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स प्रॉपर कंटेंट पीडीएफ्स एंड क्वेश्चन बैंक भी आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। एसएससी जेई का बैच, एसएससी जेई के लिए अगर आपको टेस्ट सीरीज सर्च आउट कर रहे हैं, क्योंकि आपको इफेक्टिव प्रिपरेशन अब कर देनी चाहिए और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पहले टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज आपके रिवीजन को और बेहतर बनाती है और डिफरेंट फॉर्मेट्स की टेस्ट सीरीज एसी प्लस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो आज का जो हमारा सेशन है इसका पीडीएफ आपको एसी प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल पर मिलेगा। पब्लिक चैनल है, इसको सर्च करें, सब्सक्राइब करें और यहां पर आपको सारे जितने भी सेशंस वाईटी पर हो रहे हैं सबका अपडेट्स और सबका लिंक यहां पर आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन गुड बाय।